Chapter 3, Collection of Data. Students, in previous class we have completed your chapter 2, that was what? Introduction of statistics, its meaning, scope and importance. Now we are going to start collection of data. What do you mean by collection of data first of all? The collection of data is one of the first step of your statistical inquiry. Okay, what are the various steps of statistical inquiry? We have studied in our definitions of statistics in singular form that statistical methods are termed as statistics. Remember, what were those methods? Those methods were collection, organization, presentation, analysis and interpretation. In short, we call them as COPAI. COPAI, COPAI. So now here we are going to study your collection. The next chapter will be organization, then presentation, then analysis, then interpretation. Means कि now in the coming chapters we will study step by step the various steps of statistical inquiry which are used to undertake and solve any problem related to economy. Fine. Now what do you mean by collection of data? These are the contents of your chapter and which we have to cover. Just go through them. First is your introduction, then primary and secondary data, methods of collecting your primary data and so on. So today we will hopefully cover introduction and primary and secondary data. Okay, so let's start chapter 3, collection of data. Now before going to the actual meaning of collection of data and the various sources of collection of data, we must understand what do you mean by data collection. Data collection, dear students, is the first step in any investigation. I told you earlier also, it is the first step. How come? The other steps are, first you will collect the data जिसको आप कंपेयर करोगे, आप स्टडी करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, नीटली प्रेजेंट करोगे, फिर उस पर टेक्निक्स एंड टूल्स अप्लाई करोगे स्टैट्स के, एंड देन कोई कंक्लूजन ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज वेयर इज द डेटा. दैट डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन यहाँ पे हम लोगों के पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं. पॉपुलेशन की यहाँ का मतलब है एरिया की बात कर रहे हैं. जिस एरिया को हमको स्टडी करना है, जिस फील्ड की हमको बात करनी है, उसमें क्या पॉपुलेशन है. सपोज़ अगर हम एक क्लास 11 के मार्क्स को स्टडी कर रहे हैं कि कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, कितने एवरेज हैं और कितने टॉप स्कोरर्स हैं, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? हमारी पॉपुलेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स होंगे. दैट विल बी माई पॉपुलेशन, दैट इज़ योर एरिया ऑफ स्टडी. ठीक है, जहाँ पे हमको वो स्टडी ऑर्गेनाइज करनी है, अरेंज करनी है और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. अच्छा, नाउ देयर कैन बी 2 ways ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा में आप या तो होल पॉपुलेशन को ले लो, यानी सारे स्टूडेंट्स को के मार्क्स को स्टडी करो, उनके एवरेजेस निकालो, या फिर आप सैम्पल निकाल लो कि 2 आपने सैम्पल में कैसे निकालोगे? 2 टॉपर्स के मार्क्स निकाल लिए, 2 आपने जो है एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल लिए, 2 फेलियर्स के निकाल लिए एंड 2 बिलो एवरेजेस के निकाल लिए. तो 2 सेक्शंस अगर मेरे पास है, क्लास 11th एंड ए एंड क्लास 11th बी. ए 11th में इफ़ वी हैव 2 सेक्शंस, तो ए से हमने ऐसे 2 स्टूडेंट्स निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, तो कितने हो गए टोटल? 8 स्टूडेंट्स हो गए हमारे 11th ए में और सिमिलरली 8 स्टूडेंट्स हो गए हमारे 11th बी में. तो अब इससे क्या हो गया? आपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए एंटायर क्लास के कि एवरेज के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, फेलियर्स के ये हैं एंड सो ऑन. तो आपका टाइम अब कंज्यूम होगा. सारा डेटा एंटायर, मान लो सपोज 58 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 11 दिस टाइम, तो यहाँ पे मान लो सपोज़ कि 58 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकॉर्ड करना, इट इज़ मोर टाइम टेकिंग एंड इकोनॉमिकल इज ऑल्सो नॉट वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एंड फाइंड आउट फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स.
अब वो रिप्रेजेंटेटिव से हम एज्यूम करेंगे कि ये जो है एवरेज मार्क्स टॉपर के हैं इस क्लास में, एंड सिमिलरली एवरेज मार्क्स ऑफ ये हैं। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए व्हाट आई टोल्ड, या तो आप पूरे होल पॉपुलेशन को ले लो, करेक्ट, या फिर आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइंड आउट कर लो। गेटिंग माई पॉइंट। तो डेटा कलेक्शन इन शॉर्ट क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन विच इज़ डन टू अंडरटेक एनी एंड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इस स्टेप में क्या होता है, डेटा इज़ कलेक्टेड, वो डेटा कलेक्ट करते हैं जिस पे हमको वर्क करना है, जिसको हमको ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, और टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है ताकि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये डेटा कलेक्ट कौन करता है, तो इसके लिए वर्ड आ गया एक इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ये वो फिल्मों वाला इन्वेस्टिगेटर नहीं है जो आप पूछताछ कर रहा है कि अच्छा आपने क्राइम किया कि नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे स्टैट्स में क्या मतलब है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेटर वो है। ठीक है, व्हाट माई पॉइंट, दैट इज़ इन्वेस्टिगेटर। अब इफ़ द वेल ट्रेन पर्सन, ये होते कौन है, अब जाहिर सी बात है स्टैट्स कौन यूज़ कर सकता है, स्टैट्स यूज़ कर सकते हैं ओनली एक्सपर्ट पीपल। स्टैट्स कैन बी यूज बाय ओनली एक्सपर्ट्स। तो these investigators are well trained persons who collect statistical data and the respondents। अब ये हमारे आगे respondents क्या होते हैं, what do you mean by respondents? Respondents are the persons from whom the information is collected। तो आप जब information collect करोगे, अगर मैं marks की बात कर रही हूँ तो information अगर एक इंचार्ज बनाया गया कि go and check how many are the toppers, how many are the average, below average and failures in class 11, किसी को इंचार्ज बना के भेजा गया, तो he will be what, he will be investigator, he or she will be investigator। अब respondents क्या होंगे, जिन पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, किसी और की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपके रिस्पॉन्डेंट्स नहीं होते हैं, वो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर द रिस्पॉन्डेंट्स जो मार्क्स आपको रिकॉर्ड कराएंगे कि हाँ मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, मेरे इतने आए। दे आर द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। ये वो लोग होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रिस्पॉन्डेंट वो जिनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। ओके नाउ द डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड। अब इसको डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। व्हाट आर दोज टू वेज टू कलेक्ट डेटा? डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल का सोर्सेज मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाद की बात करें, इफ़ वी आर स्टडीइंग द मार्क्स ऑफ क्लास 11 तो हम अपने इंटरनल सोर्सेज से वो डेटा ले लेते हैं, यानी कि हमारे करंट क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स को हमने रीड कर लिया। ठीक है, ये हो गया इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में आ जाते हैं आपका, सेकेंड इज़ योर एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल का सोर्स का मतलब कि जो आपकी फील्ड है उससे बाहर से आपने अरेंज करा। ठीक है, आपने अपने पुराने रिकॉर्ड से नहीं अरेंज किया, आपने अपनी फील्ड से अरेंज किया। तो अच्छा, इसको और बेटर तरीके से अगर मैं बताऊं तो इंटरनल सोर्स में क्या हो जाएगा कि लास्ट ईयर तक जो क्लास 11th रही है उनके डेटास को हम निकाल लेंगे अलमीरा से, रिकॉर्ड्स में से अपने, और उनको स्टडी कर लेंगे। दैट इज़ योर इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होगा, जो करेंट क्लास है उनका हम मे भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुए हों उनको हम यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, इंटरनल का मतलब होता है विद इन द बाउंड्री, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द बाउंड्री इन वन लाइन। अब हम आते हैं, external sources is further classified into two, that is your primary data and secondary data. So what do you mean by primary data? Primary data is what? Primary data is the ओरिजिनल डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा। ये डेटा जैसे मुझे मार्क्स कलेक्ट करने हैं, इन स्टडी करने हैं ऑफ क्लास 11th के, तो मैं पुराने रिकॉर्ड्स नहीं ले रही हूँ। पुराने रिकॉर्ड्स अगर मैं ले लूँगी वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, या किसी और के कलेक्टेड रिकॉर्ड्स को नहीं ले रही, मैं स्पेशली जा रही हूँ और एक एक बच्चे से उसके मार्क्स पूछ रही हूँ और उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। दैट इज़ योर प्राइमरी डेटा।
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जिसको वो स्टडी करनी है वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ना कि किसी और की इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, देन इट इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा, बेसिक डेटा. Got it? Now what do you mean by secondary data? Secondary data is that data which is already collected previously. किसी और ने किसी और स्टडी के लिए कलेक्ट किया था. सपोज़ कि हुआ कि सर्वे हुआ हो कहीं पे कि क्लास 11th के बच्चे जो हैं ऑल ओवर लखनऊ, उनके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें एवरेज कितने टॉपर्स होते हैं, कितने मीडियोकर्स होते हैं, कितने बिलो एवरेज होते हैं, कितने फेलियर्स होते हैं. तो अगर इसको हम ओवरऑल किसी ने पहले एक रिजल्ट, एक रिकॉर्ड बनाया हो या एक रिसर्च की हो, उसमें से हम अपने स्कूल का इन्फॉर्मेशन निकाल लें, यानी कि अपनी ही फील्ड के, अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उसमें से निकाल के उसको फिर से हम रिसर्च करें, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. यानी कि किसी और ने वो डेटा किसी और चीज़ पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया था और उसमें से आपने अपने यूज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल ली और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी. तो यूजिंग अदर सोर्सेज एंड नॉट द ओरिजिनल सोर्सेज बाय इन्वेस्टिगेटर, using the information collected by some other investigator for some other purpose of investigation for his original work, it is known as secondary data. Primary में investigator himself collects the information personally and therefore अगर हम इन दोनों की बात करें तो this is original one and this is not original, it is second hand information. नाम ही बता रहा है, it is second hand information. सिमिलरली अब ये तो आपने खुद कलेक्ट की है, तो इट विल भी, आपको पता है कि आपको क्या स्टडी करनी है और क्या नहीं करनी है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोर रिलायबल एज वेल एज सूटेबल. रिलायबल मीन्स कि इट्स ट्रस्ट वर्दी एंड सूटेबल, क्योंकि वो आपने अपनी ही स्टडी के लिए कलेक्ट की है, दैट इज़ वाई इट इज़ सूटेबल ऑल्सो. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिलायबल नहीं हो सकती. हो सकता है जिसने वो ऑर्गेनाइज की हो रिसर्च, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया ना लिमिटेशंस, डिस्ट्रस्ट या मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हो, तो देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ रिलायबिलिटी हो सकता है कम हो, क्योंकि हो सकता है मिसलीड किए गए हों डेटास को, वहाँ पे मिस हैंडलिंग हुई हो इन्फॉर्मेशन के साथ. ओके, लेस रिलायबल. और ये भी हो सकता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी मिले वो सूटेबल ना हो. फाइन, सूटेबल ना हो आपकी स्टडी के लिए. जैसे कि मैं बताऊं कि अगर सपोज़ कि आई हैव टू स्टडी द इनकम लेवल ऑफ द मिडल मैन इन लखनऊ, ओके, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो आए द इनकम ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन लखनऊ. मुझे तो मिडल मैन की चाहिए थी, बट उसमें तो ऑल पीपल की है, तो मेरे जो कंक्लूजन्स होंगे, जो टेक्निक्स मैं यूज़ कर पाऊँगी, वो गलत रिजल्ट्स दे देंगे. फाइन, तो ये है डिफरेंस बिटवीन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अभी इसको हम डिटेल में चार्ट में पढ़ते हैं. ओके, कम ऑन. नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस sources of data collection, that is what primary source and secondary source. Now to be on specific terms, we should understand what is the difference between primary data and secondary data. So let's go through this chart. First of all students, I just want to mention, whenever differences comes in economics or business studies or in commerce, always keep this in mind. In class 11th, you are not student of a small class now, you are a senior secondary student. Whenever differences come, you should make a tabular presentation and you should show your differences in that table. Okay, plus they should be point wise. It should be point wise also, point 1, point 2, point 3, point 4. एक चीज़ और I have observed last year also कि when you are writing differences means कि अगर मैं बोलूँ कि this is expensive, it is expensive and it is time taking, तो क्या ये difference हुआ? क्या इनका कोई common measurement है? नहीं है. तो कॉमन वे में आपको डिफरेंसेस को एक सेम यार्डस्टिक पे, एक बेसिस पे आपको उनके डिफरेंसेस निकालने होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ एक्सपेंसिव, तो यानी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव है,
तो ये लेस एक्सपेंसिव है, ये हम अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बोलें तो दिस इज़ इकोनॉमिकल। ओके, तो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस मैंने देखा है लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे ऊपर नीचे लिखते हैं, स्टार्टिंग से क्लियर रखो, डिफरेंस जब लिखते हैं तो कॉमन बेसिस होना चाहिए। अगर आपने और पहला डिफरेंस तो ऑब्वियसली मीनिंग का ही होना चाहिए, मीनिंग, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस शुड बी ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिफरेंस हमने क्या लिया, it is collected by the investigator himself. Primary data is collected by the investigator himself. Secondary data is not collected by the investigator himself. He shares the data collected by other investigators. He shares, he takes, he uses the data collected by others for his purpose of study. किसी और ने रिसर्च की थी लेकिन वो डेटा उठा के मैंने उससे अपनी रिसर्च कर दी, ठीक है, ये है। तो अब इसके फ़ायदे क्या हुए सेकेंडरी और प्राइमरी के, कुछ ऑब्वियसली एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो यहाँ भी कुछ फ़ायदे नुकसान होंगे दोनों ही मेथड्स के। तो प्राइमरी डेटा के फ़ायदे क्या हैं, सेकेंडरी के डेटा के फ़ायदे क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। प्राइमरी डेटा का नेक्स्ट डिफरेंस जो है, इट इज़ ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल है, खुद उसने कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटर ने, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ये। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है इट इज़ नॉट ओरिजिनल, क्योंकि ये इस स्टडी के पर्पज़ से नहीं कलेक्ट हुआ था, ये किसी और स्टडी और रिसर्च के लिए कलेक्ट हुआ था, हमने इसको यूज़ अपनी स्टडी के लिए कर लिया, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के अपोजिट ओरिजिनल लिखा मैंने, ये नहीं कि एक में लिखा इट्स ओरिजिनल और दूसरे में लिखा इट्स टाइम टेकिंग, ये हमेशा याद रखना है। कॉमन बेसिस पे डिफरेंसेस लिखोगे देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स, कीप दिस इन माइंड स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओब्वियसली अगर हम जाएंगे, इन्वेस्टिगेटर जाएगा, एक एक डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपने एरिया ऑफ पॉपुलेशन से, तो इट इज़ टाइम टेकिंग। बट सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस आपने उसको उठाया, कॉपी पेस्ट किया, है ना, आजकल तो कंप्यूटर है तो और इजी हो गया कट कॉपी पेस्ट करना, तो इट रिक्वायर्स लेस टाइम। फाइन, अच्छा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और आपको उसमें 1 दिन 2 दिन लगेगा, तो इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। और हो सकता है अगर आपने इन्वेस्टिगेटर हायर किया है तो उसको आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव। और अगर हमारी रिसर्च एक क्लासरूम तक सीमित नहीं है एंड वी हैव टू मूव इनटू एंटायर लखनऊ, तो आपको 1 दिन अलीगंज जाना होगा, 1 दिन चौक जाना होगा, 1 दिन हजरतगंज जाना होगा, गोमती नगर जाना होगा, इंदिरा नगर जाना होगा, तो पूरा 1 डे लग जाएगा एक एरिया और लोकेलिटी में आपको सर्च करने में और डेटा कलेक्शन में। तो इट इज़ एक्सपेंसिव इन दैट सेंस। ओके, मनी जाने में, ट्रैवल में खर्चे होंगे, भूख लगेगी, कुछ खाओगे भी, तो इट प्लस आप एक एरिया में अगर आपने चलो माना कि एक ही दिन में ख़त्म करना है, तो आपको अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स हायर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि यू हैव टू पे देम ऑल्सो, देन अगेन इट बिकम्स एक्सपेंसिव। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई, डेटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, बस आपने कॉपी पेस्ट मारा है ना, तो दैट इज़ वाई इट्स टोटली इकोनॉमिकल। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट्स टोटली इकोनॉमिकल। ओके, इकोनॉमिकल हो जाता है, चीप हो जाता है, हमारी टाइम और कॉस्ट बचती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। नाउ प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, उसने खुद कलेक्ट किया है, अपनी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है अपनी रिसर्च के लिए, तो जाहिर सी बात है गलत इन्फॉर्मेशन तो यूज़ करेगा नहीं, और किसी और ने की है ये भी चीज़ नहीं है, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी और मोर ट्रस्ट ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, ये ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है, ये बात है। अब सूटेबिलिटी भी, क्योंकि उसने खुद अपने लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसको पता है कि अगर उसको मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टडी करने हैं तो वो 9th और 10th और 12th के मार्क्स क्यों वो इकट्ठे करेगा, तो जो भी मार्क्स उसने करेक्ट कलेक्शन किए हैं वो ओनली ऑफ स्पेसिफिकली ऑफ क्लास 11th के होंगे, तो सूटेबल होंगे उसकी रिसर्च को। इसके ठीक अपोजिट हमारे जो सेकेंडरी डेटा होता है वहाँ पे सूटेबिलिटी लेस रिलायबल हो जाता है और लेस सूटेबल हो जाता है। वाई लेस रिलायबल, क्योंकि ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया था अपनी रिसर्च के लिए, हमने वो डेटा कॉपी पेस्ट मार के यहाँ यूज़ कर लिया, तो हो सकता है कि उसने कुछ मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया हो, कुछ एरर्स की हो, तो चांसेस ऑफ ऑथेंटिसिटी और करेक्टनेस ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस बढ़ जाते हैं,
है ना, कम हो जाते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, ऑथेंटिसिटी ऑफ करेक्टनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, और जिसने किया वो कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, दिस वी डोंट नो, ओके, तो लेस रिलायबिलिटी होती है। सिमिलरली क्योंकि ये किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो ये हो सकता है हमारे पर्पस ऑफ स्टडी को फुलफिल ना करे और उसके लिए सुटेबल ना हो, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हाट, नो प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है क्या नहीं करनी है, तो कोई भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ your secondary data, so in case of secondary data we have to be cautious, and this data which is already collected by somebody else should be used with great care कि कहीं कुछ गलत और मिसलीडिंग हम ना यूज़ कर लें, जिससे हमारा जो एंटायर स्टडी है, एंटायर पर्पस ऑफ द स्टडी है, वो वॉयलेट हो जाए, बेकार हो जाए, हमारी मेहनत बेकार हो जाए, क्योंकि ये डेटा मैंने नहीं कलेक्ट किया तो मुझे नहीं पता अगले ने कैसे किया है, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रेट केयर here, okay. For students, today we studied what? We studied the meaning of collection of data, plus what are the different types of data and what are the different sources. Among them we have reached till primary data and secondary data, plus we also studied the difference between primary data and secondary data. In next class we will continue different sources of primary data, then later on secondary data. So that will be in your next class. Okay, good night.